बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो हमने सीरीज में डिस्कशन की थी, क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस हमने कर लिया था, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन 61 टू 75। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में एग्जामिनर कह रहा है, इन मिक्स इकोनॉमी, सबसे पहले हमें देखना कि मिक्स इकोनॉमी होती कौन सी है। तो मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें पार्टली डिसीजन जो है वो प्राइवेट पार्टीज ले रहे होते हैं इकोनॉमिक डिसीजन, और पार्टली गवर्नमेंट इकोनॉमिक डिसीजन ले रही होती है। दैट इज कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी। In mixed economy, the decision and choice about allocation of resources are partly taken by the government and partly by market forces of demand and supply. Market forces and demand and supply में mean producer and consumer. तो बिल्कुल ये मिक्स इकोनॉमी के लिए सही बात है। तो दैट इज द ट्रू। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। Question 62. A kind of partnership where a financial expert offers specialist investment in which the customer and the bank share profit is called. हमें पता है कि अगर हमारे पास दो पर्सन है, मान ली पर्सन ए है और पर्सन बी है, ठीक है जी। पर्सन ए कैपिटल लेकर आया, यानी कि इन्वेस्टमेंट लेकर आया, पैसे लेकर आया, और जो पर्सन बी है वो अपनी स्किल या मैनेजमेंट संभाल रहा है, और फिर ए और बी दोनों आपस में एक पार्टनरशिप करते हैं जिसमें एक पैसा लेकर आ रहा है और एक मैनेजमेंट स्किल नॉलेज इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की पार्टनरशिप बिजनेस को कहते हैं मुदारबा, ठीक है नी। जिसमें एक कैपिटल लेकर आया, पैसा लेकर आया, दूसरी अपनी मैनेजमेंट लेकर आया, उसको क्या कहते हैं मुदारबा। तो उसमें वो यही कह रहा है क्वेश्चन 62 में, अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप वेयर फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऑफर स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट in which the customer and bank share profit। अब कस्टमर क्या होगा, कस्टमर यहाँ पर क्या लेकर आ रहा है, पैसा लेकर आ रहा है, और बैंक में जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो क्या करें, इन्वेस्टमेंट प्लान्स देंगे, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मुदारबा, ठीक है नी। यहाँ पे डिस्कस कर लें मुशारका क्या होता है। मुशारका एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जहां पर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ये भी पैसे लेकर आएगा, मिस्टर बी ये भी पैसे लेकर आएगा, मिस्टर ए भी बिजनेस के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होगा और मिस्टर बी भी बिजनेस को मैनेज कर रहा होगा। यानी कि मुशारका में मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों पर्सन पैसे भी लेकर आएंगे और दोनों पर्सन बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे, तो वो मुशारका होता है। मुराबाहा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है जहां पे बैंक क्या करता है, एक एसेट खरीदता है कस्टमर के बिहाफ पर, ठीक है, या कस्टमर के लिए, और उसको डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर के ऊपर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर देता है, और कस्टमर जो है वह हर महीने पैसे पे करता रहता है बैंक को। इजारा एक लीजिंग एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसमें बैंक होता है वो एसेट खरीद के कस्टमर को रेंट बेसिस पर दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन 63। क्वेश्चन 63 में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई फ्रॉम गिवन ग्राफिक्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई या एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ये तब होता है जब प्राइस की वजह से, प्राइस के ज्यादा होने से अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए इसको एक्सटेंशन कहते हैं, और इस तरह प्राइस के कम होने से अगर सप्लाई कम हो रही है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब प्राइस की वजह से जो सप्लाई में कमी आएगी वो कंट्रैक्शन होती है, और ये हमें पता है मूवमेंट होती है along दी सप्लाई कर, और ये सप्लाई कर में क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है नी। तो हमने देखना अब मूवमेंट क्या हो रही है, तो एस से S1 में आना, एस से S1 में आना, ये तो शिफ्ट है, और हमें पता है शिफ्ट इन सप्लाई तब होता है जब नॉन प्राइस फैक्टर से सप्लाई चेंज हो, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज हो गया। तो मुझे तो मूवमेंट देखनी ना, तो मूवमेंट क्या हो रही है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब अगर मैं ए टू बी की बात करूं, ए टू बी में तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, ठीक है जी। जी जी, ये हमारे पास बी आ गया
अच्छा, अगर मैं ए से बी की तरफ जाऊं, यानी कि ए से बी की तरफ जाऊं, तो इससे तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो मुझे तो सप्लाई इंक्रीज नहीं चाहिए, मुझे तो सप्लाई डिक्रीज चाहिए। तो सप्लाई डिक्रीज करने के लिए मुझे बी से ए की तरफ आना पड़ेगा। जब मैं बी से ए की तरफ आऊंगा तो यहाँ से सप्लाई डिक्रीज होगी, और मुझे क्या चाहिए, कंट्रैक्शन मीन सप्लाई का डिक्रीज होना। तो दैट्स व्हाई बी टू ए इज माय राइट आंसर। तो वेयर इज बी टू ए, डेल्टा, तो डेल्टा इज माय राइट ऑप्शन, बी टू ए। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है, एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स। अगर प्रोडक्ट एक्स की डिमांड ज्यादा हो जाए, कॉजेज बाय इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई, वाई की प्राइस ज्यादा होने से। इसका मतलब अगर प्राइस ऑफ वाई ज्यादा हो रही है, उससे डिमांड फॉर एक्स इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस ज्यादा वाई की, डिमांड ज्यादा एक्स की, ये तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ, और पॉजिटिव रिलेशन डिमांड साइड में सब्स्टिट्यूट गुड कहलाता है। तो ऑप्शन इज अल्फा सब्स्टिट्यूट गुड। क्वेश्चन 65, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, ये भी हमने ऊपर बात की, कंट्रैक्शन एक्सटेंशन ये मूवमेंट के वर्ड्स होते हैं। तो मूवमेंट इन डिमांड कर्व कॉज बाय, डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होगी, जब डिमांड अपनी प्राइस की वजह से चेंज होगी। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट, अपनी प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या होगी, मूवमेंट आएगी। इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशन, डिमांड में शिफ्ट आएगा क्योंकि नॉन प्राइस फैक्टर है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिमांड में शिफ्ट आएगा क्योंकि नॉन प्राइस फैक्टर है। 66, 66 देखते हैं हम। अच्छा जी, तो 66 में एग्जामिनर कह रहा मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट, मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट की हायर आउटपुट देन मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो उसने कहा कि जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट है वहां पे आउटपुट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्ट के। अच्छा जी, तो हमें पता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है और ये जो एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो क्यों एवरेज कॉस्ट के ऊपर आउटपुट ज्यादा होती है। हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी अगर हम आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करें, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आउटपुट ज्यादा, ठीक है। या बेहतर ये है कि इसको इस तरह से देख लिया जाए कि ये ज्यादा सूटेबल रहेगा जरा। वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक आपको पता है प्रोडक्शन से होता है, ठीक है। मीन टू से जैसे जैसे हम आउटपुट ज्यादा करते जाएंगे, आउटपुट बढ़ाते जाएंगे, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा आना शुरू हो जाएगी, ठीक है नी। अच्छा, जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब किस वजह से आ रही है, आउटपुट की वजह से आ रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो तब आउटपुट ज्यादा होगी, या वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम हो तब आउटपुट ज्यादा आएगी, ठीक है। तो हमने कहा आउटपुट के ज्यादा होने से वेरिएबल कॉस्ट तो ज्यादा होगी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट देखते हैं, जैसे जैसे आउटपुट ज्यादा हो, जैसे जैसे आउटपुट ज्यादा हो रही होती है, हमें पता है एवरेज कॉस्ट कम हो रही होती है। अच्छा जी, तो आउटपुट के ज्यादा होने से हमें पता है एवरेज कॉस्ट कम हो रही होती है, ठीक है। और इसी तरह जब हमारी आउटपुट ज्यादा हो रही होती है तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो भी कम हो रही होती है, ठीक है। तो हमने कहा आउटपुट के ज्यादा होने से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ने भी कम होना है, और यहाँ से एवरेज कॉस्ट ने भी कम होना है, ठीक है। तो फिर एवरेज कॉस्ट के ऊपर ही आउटपुट हायर क्यों होगा, उसकी रीजन ये है क्योंकि आउटपुट के ज्यादा, क्योंकि हमें ना डिसीजन लेना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और एवरेज कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नहीं। तो आउटपुट ज्यादा होने से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ने भी कम होना शुरू में, आउटपुट के ज्यादा होने से एवरेज कॉस्ट ने भी कम होना है। तो क्यों एवरेज कॉस्ट के लिए हम आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उसकी रीजन ये है क्योंकि जब एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट के अंदर हमारे पास दो कॉस्ट आती है। हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट भी होती है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, ठीक है। वो ये वाली वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट ज्यादा होने से वेरिएबल कॉस्ट ने कम होना होता है, ठीक है। तो
जैसे ही आउटपुट ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है और अगर हमारे बिजनेस के कुछ फिक्स कॉस्ट भी है तो फिक्स कॉस्ट भी डिक्रीजिंग कर रहा होता है। और अगर फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रहा होता है इसका मतलब बिजनेस की ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही होती है। और ये एवरेज फिक्स कॉस्ट तब कम होता है जब हमारा आउटपुट ज्यादा हो। तो दैट्स वाई कि जो हायर आउटपुट के ऊपर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है। उसकी रीजन ये है क्योंकि एवरेज कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट इन इट, एवरेज कॉस्ट के पास फिक्स कॉस्ट होती है और जो कि डिक्रीज हो रही होती है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट के डिक्रीज होने की वजह से बिजनेस ज्यादा चाहते हैं कि वो जितनी ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें उतनी उनकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम आती रहे। दैट्स वाई टोटल कॉस्ट जो है उनकी वो कम आना शुरू हो जाए। ठीक है जी। तो दैट्स वाई Charlie option is the correct. ठीक है। 67 in perfect competition if margin revenue is greater than marginal cost। उन्होंने कहा परफेक्ट कंपटीशन में अगर मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है जी। हमें पता है मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू है। अगर एडिशनल रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है एडिशनल कॉस्ट से इसका मतलब क्या है, जब रेवेन्यू ग्रेटर है कॉस्ट से तो हमें प्रोडक्शन कंटिन्यू रखनी चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हमें एडिशनल रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। तो जब तक एडिशनल रेवेन्यू हमें ज्यादा आता रहेगा हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि इस केस में अगर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो दैट्स वाई चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि एडिशनल रेवेन्यू ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाते रहेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। ठीक है। और डिक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज प्रॉफिट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाले क्योंकि प्राइस के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। हमें पता है जो परफेक्ट कंपटीशन जो होती है, जो फर्म होती है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है वेयर MC इज इक्वल टू MR। ठीक है। तो MC इज इक्वल टू MR। तो कॉस्ट ज्यादा करने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, यहाँ पर कॉस्ट कम है, मार्जिनल कॉस्ट कम है। जब हम आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना, जैसे जैसे हम आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हम MC इज इक्वल टू MR के करीब करीब आते रहेंगे। ठीक है। तो प्राइस का कोई ताल्लुक नहीं है और यहाँ से प्राइसेस का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 68 MCQs में if price increase from 2 to 4 use percentage method to solve। परसेंटेज मेथड से क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। अगर प्राइस इंक्रीज हुई है 2 to 4 तो चेक करें, अगर प्राइस 2 to 4 इंक्रीज हुई है, प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड ने डिक्रीज करना है। जब जब 2 प्राइस थी यहाँ पर क्वांटिटी क्या थी, जब 2 प्राइस थी तो क्वांटिटी यहाँ पे क्या थी, 12 थी। जैसे ये प्राइस 4 हो गई तो क्वांटिटी ने डिक्रीज किया और क्वांटिटी डिक्रीज करके 8 हो गई। उसने कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करें यूजिंग परसेंटेज मेथड। तो हमने देखा परसेंटेज मेथड में तो दो मेथड होते हैं, एक पॉइंट मेथड होता है और एक आर्क मेथड होता है। पॉइंट मेथड तब यूज करते हैं जब चेंज कम हो। ठीक है। तो यहाँ पे 2 रुपीज का चेंज आ रहा है और डिमांड में 4 का चेंज आ रहा है। ठीक है। और वैसे भी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम आर्क मेथड यूज करते हैं। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए हम एवरेज मेथड यूज करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस ओवर एवरेज क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा जी, अगर थोड़ा सा टेबल बनाना चाहे तो टेबल बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे प्राइस आ गया, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड आ गई। प्राइस इंक्रीज हुई है 2 to 4 तो प्राइस इंक्रीज हुई है 2 to 4 और क्वांटिटी डिक्रीज हुई है 12 to 8। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। प्राइस में चेंज कितना आया, +2 का। क्वांटिटी में डिक्रीज कितना आया, -4 का। इसी को आगे हम यूज कर लेते हैं। व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी, दिस इज द चेंज इन क्वांटिटी, -4 तो -4 आ गया। चेंज इन प्राइस +2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस क्या है, तो एवरेज क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट। तो 2 और 4 का सेंटर क्या हुआ, 3। तो हमने कहा एवरेज प्राइस आ गया 3। ठीक है। नहीं तो जिस तरह अरिथमेटिक मीन लेते हैं उस तरह अरिथमेटिक मीन ले लें।
तो 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 3। फिर मुझे एवरेज क्वांटिटी, तो 12 और 8 का सेंटर पॉइंट 10 बनता है, तो एवरेज क्वांटिटी क्या आ गई 10 आ गई। नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं, 12 + 8 20, 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया 10। ठीक है, अब कटिंग करते हैं, 2 1 जार 2, 2 जार 2 1 जार 2, 5 जार, तो आंसर क्या बच गया -3/5। तो ये हमारे पास -3/5 आंसर बच गया। अब माइनस तो किसी के साथ नहीं है, तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, हमें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी थी, दैट इज 3/5। तो 3/5 को मैं करेक्ट कर दूंगा। माइनस तो हमें टाइप ऑफ गुड्स के बारे में बता रही होती है ना, ठीक है। तो उसने सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आंसर उसने हमसे पूछा था, तो हमने कहा -3/5। अब माइनस नहीं है तो हम 3/5 से न्यूमेरिकल वैल्यू को शो कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, डैश measure the responsiveness of supply to change in its price is called, ये आगे आंसर लिखा ही हुआ है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन उसने पूछी हुई है। क्वेश्चन 70 में ए रिप्रेजेंट, ये पूरा कॉस्ट फंक्शन का डायग्राम है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस कॉस्ट फंक्शन में। ये जो ए है असल में ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो ए है ना ये टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो बी वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी क्योंकि यहाँ पे फिक्स एलिमेंट आ रहा है, फिक्स एलिमेंट आ रहा है तो सी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट डिनोट कर रहा है। उसने ए पूछा था तो ए इज माई टोटल कॉस्ट, हियर इज क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो यहाँ से फर्दर मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है, यहाँ पे सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी फिक्स कॉस्ट है, तो हमने कहा सी फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 71, इन मार्केट कंपटीशन फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट ड्यू टू, मार्केट कंपटीशन में फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ये मार्केट कंपटीशन कौन सा नहीं बताया हुआ, तो नॉर्मली ये परफेक्ट कंपटीशन, ये होगा परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है जी, अच्छा जी, परफेक्ट कंपटीशन में उसने कहा फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है कब, हमने कहा फर्म तब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है जब देयर आर फ्यू सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन में फ्यू सेलर्स थोड़ी होती हैं, उसमें तो लार्ज सेलर होती हैं, ये तो आउट हो गया। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर, हमने कहा बिल्कुल लार्ज नंबर ऑफ सेलर की वजह से फर्म नॉर्मली नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। क्यों, जब फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर हो जाती हैं, फर्म नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाता है, और जब फर्म सब नॉर्मल प्रॉफिट पर होती है तो कुछ फर्म एग्जिट कर जाते हैं, फर्म अगेन नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाती है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स के आने और जाने की वजह से क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट पर हम रहते हैं। सिंगल सेलर तो मोनोपोली भी होता है, ये भी नहीं है। हायर बैरियर परफेक्ट कंपटीशन में बैरियर होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 72 में वो कह रहा है कि 72 वाले क्वेश्चन में इंकिंग डिमांड कर्व, इफ फर्म ए इंक्रीज इट्स प्राइस देन व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ फर्म बी। किंग डिमांड कर्व में हमने पता है ओलिगोपोली होती है और आपस में प्राइस वार प्राइस कंपटीशन चल रहा होता है। ठीक है, अगर फर्म ए है और एक फर्म बी है, किंग डिमांड कर्व में इनका क्या बिहेवियर रहता है, तो अगर प्राइस ए, फर्म ए अपनी प्राइस कम करेगी तो ऑब्वियस बात है मार्केट में रहने के लिए फर्म बी भी अपनी प्राइस क्या करेगी, कम करेगी। इसी तरह अगर ए का डिसीजन ये होता है कि वो प्राइस इंक्रीज करेगी, तो बी क्या करता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, वो प्राइस सेम रखता है। जब वो प्राइस सेम रखता है तो ए को प्राइस इंक्रीज करने से कोई फायदा नहीं होता, और पहले वाले केस में अगर ए प्राइस डिक्रीज करता है तो बी अगेन अपनी प्राइस भी डिक्रीज कर देता है, अब ए को फिर से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसने पूछा है कि इफ फर्म ए इंक्रीज इट्स प्राइस, यानी कि ये वाला सिनेरियो, अगर फर्म ए अपनी प्राइस इंक्रीज करे व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ बी, बी अपनी प्राइसेस को सेम रखेगा, नॉट चेंज इट्स प्राइस, तो बी जो है वो अपनी प्राइस चेंज नहीं करेगा, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। 73 क्वेश्चन, एट प्राइस सीलिंग में इंक्रीज कंज्यूमर सरप्लस, डिक्रीज प्रोड्यूसर सरप्लस, इंक्रीज प्रोड्यूसर सरप्लस या डिक्रीज कंज्यूमर सरप्लस। ये कंसेप्ट थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसको। ठीक है जी, बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए फिर एक सेपरेटली इसके ऊपर वीडियो बना लूंगा।
ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? हियर इज सप्लाई, हियर इज डिमांड। कंज्यूमर सरप्लस ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट प्राइस एक प्रोडक्ट की ₹100 है और कंज्यूमर जो है वो विलिंग टू पे है, ठीक है, विलिंग टू पे है। कंज्यूमर ने कहा फॉर एग्जांपल कि मार्केट में उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट में एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 है, ठीक है। तो कंज्यूमर जब मार्केट से वो प्रोडक्ट खरीदने गया, पता चला मार्केट में जो प्रोडक्ट थी वो 100 की नहीं, वो तो ₹90 की मिल गई उसको। यानी कि जो उसने एक्चुअली पे किया, जो उसने एक्चुअली पे किया वो ₹90 पे किया। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी मार्केट के बारे में? एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट में प्रोडक्ट 100 की मिलेगी, एक्चुअली मिली कितने की? 90 की। तो ये रिमेनिंग ₹10 क्या हुए? उसके सरप्लस हुआ, उसको फायदा हो गया। और इस फायदे को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस है क्या? अगर अगर एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो ग्रेटर है एक्चुअल प्राइस है, यानी कि मार्केट में कितने की एक्सपेक्ट की थी, हमने कहा 100 की, मैं मार्केट जाऊंगा तो ₹100 की मुझे चीज मिलेगी, लेकिन एक्चुअली कितने पे किया हमने? 90। इसका मतलब ₹10 तो मेरी सरप्लस के तौर पर आ गए, ₹10 तो मुझे फायदा हो गया, ठीक है। तो मैं तो घर से ₹100 लेके निकला था और मैंने कहा ₹100 की चीज आएगी, लेकिन मार्केट में मैंने बार्गेनिंग की, कोई डिस्काउंट मिल गया, तो मार्केट में तो मुझे चीज 90 की मिली। तो फिर ये ₹10 का डिफरेंस क्या हुआ? मेरा कंज्यूमर सरप्लस हुआ, ठीक। इस तरह प्रोड्यूसर सरप्लस भी होता है। प्रोड्यूसर ने एक चीज 100 की बेचनी होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं 100 की बेचूंगा, लेकिन क्या होता है, उसको कोई कस्टमर ऐसा मिल जाता है जिसको इनकम ज्यादा होती है, या वो अपनी स्ट्रेटेजी से ज्यादा पैसे चार्ज करने के काबिल बन जाता है। तो प्रोड्यूसर ने 100 वाली चीज अगर 110 की बेच दी, तो इस केस में प्रोड्यूसर ने ₹10 मार्केट से एक्स्ट्रा कमाए। तो हियर इज प्रोड्यूसर सरप्लस ऑफ ₹10, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको इन शॉर्ट करता, तो दिस इज अवर इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम से हमारे पास ये अबव वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ये कंज्यूमर सरप्लस वाला एरिया होता है, ठीक है। और नीचे वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया होता है। दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस एरिया। अब एक्चुअली हुआ क्या? अब एक्चुअली ये हुआ है कि एट प्राइस सीलिंग, आपको पता है प्राइस सीलिंग मैक्सिमम प्राइस होती है, और मैक्सिमम प्राइस नॉर्मली इधर होती है। हियर इज प्राइस सीलिंग, ये हमारी मैक्सिमम प्राइस है। अगर ये मैक्सिमम प्राइस है, तो मार्केट में मान लें एक प्रोडक्ट जो है वो 100 की मिल रही है, और प्रोड्यूसर मैक्सिमम वो प्राइस उसके चार्ज कर सकता है 80। तो इस केस में देखें किसको फायदा हो रहा है? इस केस में जो फायदा हो रहा है वो नॉर्मली प्रोड्यूसर को नहीं बल्कि कंज्यूमर को हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर ने कहा कि मार्केट में ₹100 की चीज है और मैं ₹100 पे करूंगा, लेकिन एक्चुअली प्रोड्यूसर कितने की बेच रहा है? वो 80 की बेच रहा है। इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस का एरिया सारा के सारा बढ़ गया, ठीक है। तो अगर प्राइस मैक्सिमम है तो कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा हो जाएगा, तो हम कहेंगे इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस। और ऑब्वियस बात है, जब कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा हो रहा है तो कौन कम हो रहा होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो हियर इज अल्फा बीटा करेक्ट ऑप्शन। 74 में कह रहा है नेशनल इनकम इज, हमें पता है और हमें 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम मैयर फॉर ओनली 1 ईयर, हमें पता है नेशनल इनकम हम 1 ईयर के लिए मैयर करते हैं, ठीक है। बीटा ओनली इंटरमीडिएट गुड विल बी कंसिडर, नहीं, हम फाइनल गुड कंसिडर करते हैं, ओनली फाइनल गुड विल बी कंसिडर। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। कैलकुलेट ऑन फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल नहीं, हम इनकी वैल्यू को ले रहे होते हैं, जबकि फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं ले रहे होते। अच्छा जी, लास्ट एमसीक्यूज। सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट इज, अगर मैं सारी फैक्टर पेमेंट को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो हमें पता है वो नेशनल इनकम बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट मीन ये इनकम मेथड है, और इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, फैक्टर और प्रोडक्शन की इनकम को ऐड करते हैं, जिसमें हमारे पास पता है हमें रेंट आ जाता है, जिसमें हमें वेजेस आ जाती हैं, जिसमें हमें इंटरेस्ट आ जाता है, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो जाता है।
तो ये इनकम मेथड में चारों ही होते हैं, लेकिन प्रॉफिट बिफोर रेंट, प्रॉफिट बिफोर वेजेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ओ सॉरी इंटरेस्ट एज इट इज रहता है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो इन चारों को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, नेशनल इनकम के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट, नाउ in the second video we will discuss from 76 question to 90 question। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।